हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस इज रजत प्रभाकर एंड वेलकम टू कक्षा केंद्र क्लासेस। स्टूडेंट्स, right now we are studying class 12th mathematics and going to discuss the introduction of exercise 5.2. तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.2 इज बेस्ड ऑन द डिफरेंशिएबिलिटी। इसमें हम डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है, व्हाट इज डिफरेंशिएबिलिटी एंड व्हाट इज द यूज ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, इसका यूज क्या है, और हम फिर डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ द डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, तो बड़े अच्छे से डिटेल में समझेंगे हम। तो देखिए बेटा, बिना किसी देरी के, अब तक अगर आपने इस चैप्टर को, इस टॉपिक को विजुलाइज नहीं किया है तो यू हैव अ चांस टू विजुलाइज इट। ठीक है, सो बेटा क्या कह रहा है डिफरेंशिएबिलिटी, ध्यान से देखिए। ये कह रहा है कि लेट fx बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन। fx एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल, जो कि ओपन इंटरवल a, b पर डिफाइंड है, और मान लेते हैं कि कोई c पॉइंट इस ओपन इंटरवल के से बिलोंग करता है। देन fx इज सेट टू बी डिफरेंशिएबल और डेरिवेबल एट x इक्वल्स टू c if limit x tends to c, fx minus fc upon x minus c is finite या exist finitely, exist finitely। तो बेटा बड़े ध्यान से समझ लेंगे। ये कह रहा है कि अगर कोई भी फंक्शन fx एक रियल वैल्यूड फंक्शन है और वो किसी ओपन इंटरवल पर डिफाइंड है a, b पर, और मान लिया कि वो जो c पॉइंट है वो a, b से बिलोंग कर रहा है, तो fx को डिफरेंशिएबल कहा जा सकता है या fx का डिफरेंशिएबल किया जा सकता है, या fx को इज सेट टू बी डिफरेंशिएबल या डेरिवेबल कब, जब लिमिट x टेंड्स टू 0 या x टेंड्स टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब क्या है, मतलब को बहुत आराम से समझेंगे। सबसे पहले इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, और आपको पता है कि इस लिमिट को क्या कहा जाता है, तो लिखेंगे दिस लिमिट is called derivatives। इस लिमिट को डेरिवेटिव्स कहा जाता है, या फिर कह सकते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ the function fx at x equals to c। ठीक है, और ये क्या कहलाएगी, ये जो लिमिट आपके सामने आ रही है ये जो लिमिट आपके सामने निकल कर आ रही है, इसको कहा जाता है डेरिवेटिव्स। ठीक है, डेरिवेटिव्स कहा जाता है, और या फिर इसको डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं फंक्शन का, वो भी एट x इक्वल्स टू c पर। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और यहां पर लिख सकते हैं एंड इज डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट किया जाता है, इज डिनोटेड बाय f डैश c, या तो f डैश c करके आप इसको डिनोट कर सकते हैं, या फिर कैपिटल D और फिर फंक्शन f, डिफरेंशियल ऑफ फंक्शन लिख सकते हैं, या फिर आप dy अपॉन dx fx लिख सकते हैं, और एट x इक्वल्स टू c। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो यानी कि कुल मिलाकर क्या होगा, f डैश c किसके इक्वल होगा, लिमिट x टेंड्स टू c के, और क्या दिया गया है ये fx माइनस fc
अपॉन x माइनस सी। ये होता है, क्या होता है बेटा, ये इसको डेरिवेटिव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डेरिवेटिव, या फिर इसको बोलते हैं, ये लिखा है मैंने, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द फंक्शन। फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी कहा जाता है। बात आई समझ में बेटा? तो मैंने आपके सामने, अभी हम इसको पहले और समझेंगे, डिटेल से समझेंगे, फिर हम धीरे धीरे इसको विजुलाइज करेंगे। तो मैंने आपके सामने जो ये सिखाया है वो ये सिखाया है कि डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट क्या होती है। तो डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट क्या कहलाती है कि अगर कोई भी फंक्शन एक रियल वैल्यूड फंक्शन है और एक किसी ओपन इंटरवल a, b पर डिफाइंड है, तो उसमें से किसी पॉइंट C पर फंक्शन को डिफरेंशिएबल कहा जा सकता है यदि उसकी जो लिमिट है x टेंड्स टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c वो एग्जिस्ट करे फाइनाइटली। ठीक है, एक फाइनाइट नंबर पर एग्जिस्ट करे, उसकी फाइनाइट वैल्यू हो। ठीक है, और इस लिमिट को डेरिवेटिव्स कहा जाता है। ठीक है, और इसको डिनोट किया जाता है, कहीं पर इसको f डैश c कह देते हैं, कहीं पर df भी लिख देते हैं। मतलब इसको ऐसे रिप्रेजेंट, ज्यादातर आपको ये मिलेगा और या फिर आपको क्या मिलेगा, या तो ये मिलेगा f डैश c और मोस्ट प्रोबेबली आपको dy अपॉन dx। ठीक है, क्योंकि x फंक्शन पर डिफाइन है तो d अपॉन dx है, y पर डिफाइन होगा तो d अपॉन dy होगा, और t पर डिफाइन हुआ तो d अपॉन dt होगा। जो वेरिएबल है उस पर ये डिफाइन होगा इस तरीके से। और ये किसके इक्वल होता है? लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। ठीक है, लेकिन मजे की बात देखो, दिस एग्जिस्ट, ये कब एग्जिस्ट करता है? इफ एंड ओनली इफ। ये कब एग्जिस्ट करेगा? जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होगा राइट हैंड डेरिवेटिव के। जैसे आपने लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट सीखा था, उसी तरीके से हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव करेंगे। अगर इसको आपको एग्जिस्ट कराना है, अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव आपको एग्जिस्ट कराना है, तो समझ लो उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर होने चाहिए बेटा। तो क्या है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्या है राइट हैंड डेरिवेटिव, तो फटाफट इसको समझते हैं। ठीक है, तो देखिए जरा ध्यान से, क्या है ये? है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? इसको डिफाइन किया जाता है लिमिट, ध्यान से देखिए, x टेंड्स टू c नेगेटिव, क्योंकि लेफ्ट में आपको पता है नेगेटिव नंबर्स आते हैं, तो हम इसको माइनस से डिनोट करते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। और क्या हो जाएगा ये? fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। और क्या हो जाएगा अगर हम इसे x टेंड्स टू 0 पर टेंड कर दें, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये क्या हो जाएगा? f। ऑब्वियस सी बात है, इसको c माइनस h लिख लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, c माइनस h माइनस एफ सी अपॉन x की जगह क्या लिख देंगे? c माइनस h माइनस c, c से c कट गया, तो ध्यान से देखिए कितनी आ गई? लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ सी माइनस h माइनस एफ सी अपॉन माइनस h। और इसको किससे डिफाइन करते हैं? f डैश c नेगेटिव से डिफाइन करते हैं, और इसको बोला जाता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो आपके सामने ये आ गया, आपके सामने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। जैसे आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे ना बेटा, सिमिलरली हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, कुछ भी अलग नहीं है। लिमिटिंग आपको वैल्यू निकालनी आती है, तो उसी तरीके से हमने इस डेरिवेटिव की लिमिटिंग वैल्यू निकाली है, वो भी लेफ्ट डायरेक्शन से, लेफ्ट हैंड साइड से निकाली है। तो इसको एफ डैश सी माइनस से डिनोट करते हैं, और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच होता है। ये हो गई आपके सामने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब बात कर लेते हैं बेटा राइट हैंड डेरिवेटिव के बारे में। तो देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? राइट हैंड डेरिवेटिव, तो देखिए आर एच डी किसके इक्वल होगा? लिमिटिंग वैल्यू x टेंड्स टू c पॉजिटिव, कितना हो जाएगा? एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, राइट। और जहाँ पर ध्यान से देखिएगा
जहाँ पर देखिएगा लिमिटिंग वैल्यू को हम x टेंस टू 0, क्लियर है, x टेंस टू 0 करेंगे तो f ये कितना हो जाएगा c प्लस एच, क्योंकि राइट से हम टेंड कर रहे हैं, माइनस एफ सी अपॉन कितना हो गया c प्लस एच माइनस सी। तो देखिए c से c कट गया और आगे देखिएगा क्या आ गई आपके सामने, लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट x टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, और इसको डिफाइन किया जाता है एफ डैश सी पॉजिटिव से, और इसको बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। तो ध्यान से देखिएगा ये आपके सामने आ गया राइट हैंड डेरिवेटिव। और मैंने क्या बोला था आपके सामने, देखिए ध्यान से, मैंने आपके सामने ये बात बोली थी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल है तब ही ये जो आपकी डेरिवेटिव है ये एग्जिस्ट करता है। तो उसके लिए आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को यानी एफ डैश सी नेगेटिव को एफ डैश सी पॉजिटिव के इक्वल करना होगा। अगर एफ डैश सी नेगेटिव एफ डैश सी पॉजिटिव के इक्वल है तो इसलिए तो फिर इट्स मीन द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू c इज एक्सिस्ट। बात आई समझ में? तो मेरे हिसाब से आपको डेरिवेटिव का फॉर्मूला और एक बेसिक जानकारी आपको पता चल गई कि डेरिवेटिव होता क्या है, जिसको डिफरेंशिएबिलिटी भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो ये था आपके सामने कुछ डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट क्या होती है। फटाफट अब हम डिस्कस कर लेंगे बेटा, ठीक है, फटाफट हम एक चीज डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं लिख देता हूं कि क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए। फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल इफ ये आई डबल एफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ एक ही कंडीशन है। ठीक है, कब? एफ डैश सी निगेटिव इफ इक्वल्स टू एफ डैश सी पॉजिटिव, यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल है तो वो ही तब ही ये डिफरेंशिएबल होगा। और ये बात आप अच्छे से जानते भी हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको डेरिवेटिव कब एग्जिस्ट होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स क्या होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव्स क्या होता है और डेरिवेटिव भी क्या होता है, ये समझ में आ गया होगा। अभी अब देख लेते हैं मीनिंग ऑफ द डेरिवेटिव के बारे में। सो बेटा मीनिंग ऑफ द डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए मीनिंग से मतलब क्या है कि डिफरेंशिएबिलिटी मतलब क्या है इसका, ये क्या देता है, हम क्यों सीख रहे हैं इसको, ध्यान से देखिए। तो हम सीखने वाले हैं मीनिंग ऑफ द डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट। क्या होता है इसका मीनिंग समझते हैं। देखिए बेटा, आपने कॉन्टिन्यूटी के बारे में सीखा था। कंटिन्यूअस क्या देता था हमें, कंटिन्यूअस का मीनिंग क्या होता था। जैसे मीनिंग ऑफ कॉन्टिन्यूअस में आप क्या सीखते थे, ठीक है, मीनिंग ऑफ कॉन्टिन्यूअस हमें क्या बताता था, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करती थी तो उसका मतलब क्या होता था, उस फंक्शन का जो ग्राफ होता था वो हमें अनब्रोकन मिलता था। अरे अनब्रोकन कहीं से भी टूटा हुआ नहीं होगा, ना ही उसमें होल्स मिलते थे, ना ही तो वो अनब्रोकन होता था, ना ही उसमें कोई होल्स नहीं होते थे। नो होल्स, इसको नो होल्स लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ ठीक है, नो होल्स, कोई भी होल्स नहीं मिलते थे। और साथ ही साथ ना ही आपको उसमें कोई जंपिंग मिलती थी, मतलब एकदम से कूद कर कहीं और पहुंच गया। यानी कि मैंने आपको इसको सिंपल भाषा में समझाया था कि बिना पेन और चौक उठाए जिसका आप ग्राफ बना सकते हैं
उसको कंटिन्यूस कहा जाता है। तो बात तो वही है, वो कहीं से टूटा हुआ नहीं होगा, कहीं भी उसमें ब्रेक नहीं होगा। नो होल्स, कोई भी होल्स नहीं होते थे, ग्राफ बिल्कुल कंटिन्यूसली बना सकते थे। ऐसा नहीं होता था कि यहाँ बनाया, इतना छोड़ दिया, ये बना दिया। कोई भी जंप नहीं होता था। जंप का मतलब क्या हो गया, कूद के अब सीधा यहाँ पहुँच गया, या बनाया फिर यहाँ से शुरू हो गया। तो ये कॉन्टिन्यूस अगर होता था तो उसमें इस तरीके की कंडीशन कहीं नजर नहीं आती थी। लेकिन ये डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या है, तो चलिए मैं आपको डिफरेंशिएबिलिटी समझाता हूँ। बहुत डिटेल में समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे मैंने आपको कंटिन्यूस को विजुलाइज कराया कि ग्राफ ऑफ अ कंटिन्यूस कैसे होता है, उसी तरीके से मैं आपको यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी समझाता हूँ। तो बड़े ध्यान से समझिएगा बेटा। देखिए मैं आपके सामने एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा अच्छे से, ठीक है। सी, ये देखिएगा, एंड सी, ये आपके सामने कार्टेशियन प्लेन है और यहाँ लेट से कोई कर्व दिया गया है। ये कोई कर्व है, आपको दिख रहा है, ये x है, ये y है, ये x डैश है, ये y डैश है, ये ओरिजिन पॉइंट होता है। आपको पता है ये फंक्शन fx को डिफाइन करता है, ये x की वैल्यू है। मान लिया कि इस पॉइंट पर हमें डिफाइन करना है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, हम क्या लेके चल रहे हैं। हमने मान लिया कि लेट से कोई फंक्शन है, ठीक है, लेट से कोई फंक्शन fx है, ठीक है, और उसको हम डिफाइन कर रहे हैं एट x इक्वल्स टू c पर। c पर डिफाइन कर रहे हैं, तो आपको दिख रहा है इस पॉइंट के, यानी कि ये डिस्टेंस हमें कितनी दी गई बेटा, c दी गई है। तो जो हमें वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, ये fc मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए, c, fc हो गए बेटा। अगर थोड़ा सा मैं इससे पहले बात करूं, इससे थोड़ा सा पहले, ठीक है, अगर मैं इससे थोड़ा सा पहले बात करूं तो लेट से कोई मैंने ये h डिस्टेंस मान ली, ठीक है, ये h डिस्टेंस मान ली लेट से, तो ऑब्वियस सी बात है ये c माइनस h होगा इसके कोऑर्डिनेट, यानी कि c माइनस h क्या होगा, fc सा। ऑर्डिनेट क्या होगा, fc माइनस h ही होगा कि नहीं होगा। लेट से ये पॉइंट हमने मान लिया, बहुत ध्यान से समझते रहना। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, c प्लस h हो जाएंगे, और ये हो जाएगा fc प्लस h, यानी कि ये डिस्टेंस भी हमारी h ही है, बराबर ही ली। तो आपको दिख रहा है ये टोटल डिस्टेंस जो आपके पास बनेगी वो कितनी बनेगी, c प्लस h। और ये जो डिस्टेंस आपको मिलेगी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो ये जो डिस्टेंस आपको मिलेगी बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितनी मिलेगी, c माइनस h। इसी तरीके से यहाँ पर जो आपको फंक्शन मिलेगा, फंक्शन की जो वैल्यू मिलेगी यानी कि c प्लस h मिलेगी, जो वैल्यू होगी वही डिफाइन होगी। यहाँ सपोज करो ये क्या मिलेगी, fc माइनस h। कायदे में तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, बराबर नहीं है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना। ये कोई पॉइंट P है, ये कोई पॉइंट Q है, कोई पॉइंट R है। अगर मैं स्लोप निकालना चाहूँ इस PQ का, निकाल सकता हूँ स्लोप। देखो कैसे, ध्यान से देखो, स्लोप ऑफ कोड PQ, इस कोड PQ का निकालूंगा। फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। याद आ रहा है, छोटी क्लास में आपने 11th में सीखा था कोड निकालने का, मतलब स्लोप निकालने का फॉर्मूला। तो देखिए क्या है, y2 ये रहा, ये x1 हो गया, ये y1 की तरह काम करेगा, ये x2 हो गया और ये y2 की तरह काम करेगा। क्यों, क्योंकि PQ का निकालने, QP का निकालते तो वो हो जाता। तो क्या हो जाएगा, fc माइनस h माइनस fc अपॉन कितना हो गया, c माइनस h माइनस c। बात आई समझ में स्टूडेंट्स, क्लियर हो गई। ऐसी इसको मैं काट दूंगा तो ये माइनस h आएगा, तो साफ दिख रहा है आपको, ये माइनस h आ गया, डायरेक्टली मैंने लिख दिया है। इसी तरीके से अगर मैं निकालना चाहूँ स्लोप किसका, ये तो मैंने PQ का निकाला, इसी तरीके से मैं PR का स्लोप निकालना चाहूँगा। तो देखिए स्लोप निकालेंगे, क्या आएगा, स्लोप ऑफ PR क्या निकलेगा, सेम फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से। तो देखिए y2 कितना आ जाएगा, fc प्लस h माइनस fc अपॉन h आ जाएगा, क्योंकि ये क्या बनेगा, c प्लस h माइनस c। देख लो, ये तो x1 y1 ही रहेगा। अब ये हो जाएगा ये x2, ये y2।
तो देखो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन सी प्लस एच माइनस सी, और सी से सी कट जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है आपको क्या मिलेगा, एच ही मिलेगा। ठीक है, तो आपके सामने यहाँ पर स्लोप ऑफ पी क्यू आ गए, स्लोप ऑफ पी आर आ गए। देखिए अब मेरी बात ध्यान से समझिए, जैसे जैसे ध्यान से सुनना, जैसे जैसे ये जो एच डिस्टेंस है वो छोटी होती जाएगी, जैसे जैसे एच डिस्टेंस ये नज़दीक यानी ये क्यू पॉइंट पी के नज़दीक होता जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिमिटिंग वैल्यू लगा रहे हैं, नज़दीक होता जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, इस पॉइंट पर जाकर टेंजेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा, जैसे जैसे पॉइंट डिस्टेंस छोटी होती जाएगी। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से, क्लियर है। तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लेना ज़्यादा बेहतर समझूंगा। ठीक है, यस सी। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे जैसे मैं इसमें लिमिटिंग वैल्यू रख दूंगा, लिमिट्स रख दूंगा, यानी कि x की वैल्यू टेंड्स टू जीरो, जीरो का मतलब p पॉइंट के बिल्कुल नज़दीक होगी, बिल्कुल नज़दीक होगी, तो आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल इस तरीके से डिफाइन होगा। ठीक है, देखिए इस तरीके से डिफाइन होगा, और ये इस तरीके से इसका क्या मिल जाएगा, ये देखिएगा स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, मिल जाएगी। ठीक है, डिफरेंशिएट मिल गया। तो यानी कि जैसे जैसे आप Q को P के नज़दीक लेते जाएंगे और इसी तरीके से R को P के नज़दीक लेते जाएंगे, तो जो आपका ये वैल्यू है ये टेंजेंट मिल जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। और कुल मिलाकर अगर हम किसी पॉइंट पर लिमिटिंग वैल्यूज में रख देंगे और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल हो गया तो वो डिफरेंशिएबल हो गया। और तो कुल मिलाकर मीनिंग ऑफ द डिफरेंशिएबिलिटी से क्या मतलब होता है कि हमें ये यूनिक टेंजेंट वैल्यू देता है। क्या देता है, टेंजेंट वैल्यू देता है हमें पर्टिकुलर पॉइंट पर। ठीक है, कैसे, अब जरा बात को समझेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, एज वी टेंड्स x टेंड्स टू जीरो या टेंड्स टू जीरो या पॉइंट P लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा, पॉइंट P, तो PQ एंड PR, ठीक है, विल बिकम टेंजेंट एट P, ये P पर टेंजेंट बन जाएंगे। और P पर टेंजेंट बनने का मतलब क्या है, मैं इसमें लिमिटिंग वैल्यू रख दूँ, लिमिट x टेंड्स टू जीरो FC माइनस H माइनस FC अपॉन माइनस H, तो कुल क्या हो गया, ये लिमिट x टेंड्स टू जीरो, और ये क्या बन गया, ये क्या है, स्लोप है। ठीक है, स्लोप ऑफ कोड किसका, PQ का है। ये पूरा का पूरा स्लोप है कि नहीं है, ध्यान से देखो, ये स्लोप है कि नहीं है, तो मैंने स्लोप है, और स्लोप मिल गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये बताओ। ये जो h टेंड्स टू जीरो का मतलब है, इसका मतलब क्या है कि लिमिट क्या है, लिमिट ये क्या हो गई, Q से P की तरफ टेंड हो गई। यही तो हो रहा था, ये h डिस्टेंस दी तो गई है, ये h डिस्टेंस तो है बेटा, मैंने ये बताई क्या, ये आपको h डिस्टेंस बताई कि नहीं बताई, ये देखिए नीचे h मानी हुई है। ये जैसे जैसे खत्म होती जाएगी, 0 0 0 हो जाएगी, तो आपको दिख रहा है ये Q पॉइंट P की तरफ टेंड हो गया। बात आई इसमें में। और देखिए Q लिमिट h टेंड्स टू जीरो का मतलब क्या हो गया कि हम जो है इस Q पॉइंट को P के नज़दीक लेके आ रहे हैं, और P के नज़दीक लेके आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट है ये एट P। क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट P, ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P। और ये कैसे मिल रहा है, ये मिल कैसे रहा है, हमें लेफ्ट डायरेक्शन से मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन से, और कौन सी वैल्यू से मिल रहा है, लिमिटिंग पोजीशन से। तो लिखेंगे विच इज लिमिटिंग पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। बात आई समझ में स्टूडेंट्स।
तो देखिए क्लास 11th का थोड़ा सा मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, स्लोप निकालना, टेंजेंट यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। इसी तरीके से ये जो लिमिट x टेंड्स टू 0 हमने यहाँ पर लगा दी, तो ये एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच क्या बन जाएगा, ये सिमिलरली क्या बन जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P which is limiting position from right hand side। ठीक है, आप एक को बताओ, चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड से आओ चाहे आप राइट हैंड साइड से आओ, मिल क्या रहा है तुम्हें P पॉइंट पर मिल क्या रहा है आपको, टेंजेंट मिल रहा है। क्या मिल रहा है, टेंजेंट। इसका मतलब क्या हो गया, दोनों में लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन कितना हो गया, अपॉन माइनस एच इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। क्या मिल गया, दोनों से बातें तो सेम ही मिल रही, हमें क्या मिलना है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट मिल रहा है, वो मिल रहा है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव। और ये कब होगा, इसका मतलब f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू p, एट p पॉइंट, ये p लिखो, एट p, ये p पर डिफरेंशिएबल होगा। इसका मतलब हमें डिफरेंशिएबल होने से मिलता क्या है, यूनिक टेंजेंट वैल्यू। यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी हमें क्या देता है, डिफरेंशिएबिलिटी हमें क्या देता है कि ये यूनिक टेंजेंट का मतलब चाहे लेफ्ट से आओ चाहे आप राइट से आओ आपको जो है पॉइंट P पर टेंजेंट मिलेगा। ठीक है, तो लिखेंगे फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इफ, फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा इफ एंड ओनली इफ। कब होगा वो, जब मैंने बताया जब इट एग्जिस्ट अ यूनिक टेंजेंट एट अ पॉइंट। ठीक है, एट अ पॉइंट, इसको मैं और लगाना रह गया है। ठीक है, एट अ पॉइंट। तो देखिए फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, कब होगा, इफ एंड ओनली इफ इट एग्जिस्ट अ यूनिक टेंजेंट एट अ पॉइंट। तो कुल मिलाकर आपको मीनिंग ऑफ द डिफरेंशिएबिलिटी से क्या पता चला, मैंने आपको बहुत अच्छे से ये विजुलाइज कराया और विजुलाइज कराकर हमने ये आपको बताया कि आपको क्या मिल रहा है। मैंने बताया अगर हम, ठीक है, किसी पॉइंट पर x इक्वल्स टू c पर फंक्शन ले रहे हैं तो मैंने आपको ये समझाया है कि जैसे जैसे स्लोप पॉइंट P की तरफ टेंड होता जाएगा और वो दोनों साइड से हमें क्या बन जाएगा, फिर वो क्या बन जाएगा, फिर वो टेंजेंट बन जाएगा उस पॉइंट पर। तो कुल मिलाकर डिफरेंशिएबिलिटी में आपसे मिलता क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी से आपको ये मिलता है कि जो फंक्शन होता है अगर वो डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब उसका एक यूनिक स्लोप है। यूनिक स्लोप का मतलब, और एक बात और समझिएगा, अगर आप इसी पॉइंट पर, यूनिक स्लोप का मतलब ये है बेटा कि हर पॉइंट पर अलग अलग स्लोप देगा, अलग अलग टेंजेंट देगा। कैसे, अगर आप इसी कर्व में यहाँ पर निकालने लगे, इसी कर्व पर अगर आप यहाँ पर निकालने लगे, जैसे मैंने सपोज करो एक फंक्शन ले लिया 4x², तो आपको पता है इसका कर्व होगा तो जितने भी पॉइंट पर मैं निकालूंगा उस अलग अलग पॉइंट पर आपको अलग अलग क्या मिलेगा, टेंजेंट मिलेगा। समझ में आ गई, आप यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर भी निकाल सकते हैं, तो जितनी जगह आप लोगे उतनी जगह अलग मिलेगा। देखो यहाँ पर आपको ये मिलेगा, मिल गया टेंजेंट।
अगर इस पॉइंट पर आप निकालने लगे तो आपको ये मिलेगा बेटा, समझ में आ गई। तो एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पर आपको अलग टेंजेंट वैल्यू मिलेगी और ये आपको डिफरेंशिएबिलिटी सिखाती है। और इसलिए कहा गया है कि डिफरेंशिएबल इज एग्जिस्ट, ठीक है। कब एग्जिस्ट होगा, ध्यान से देखिए, इफ एंड ओनली इफ इट इज अ यूनिक टेंजेंट एट अ पॉइंट, हर पॉइंट पर ये अलग टेंजेंट क्रिएट करेगा। और कैसे मिलेगा, चाहे वो लेफ्ट से टेंड करो राइट से टेंड करो, दोनों तरफ आपको इक्वल ही मिलेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपको आई होप मीनिंग ऑफ द डिफरेंशिएबल आपको समझ में आया होगा। चलिए स्टूडेंट्स, फटाफट हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। एक थ्योरम दी गई है, थ्योरम 3 को पढ़ते हैं। थ्योरम 3 क्या कह रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो थ्योरम 3 आपको एनसीईआरटी में क्या कह रही है, बड़ा ध्यान से समझेंगे, फिर हम इसको प्रूफ भी करेंगे। हालांकि प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको विजुअलाइज कराने के लिए प्रूफ कराना पड़ रहा है। ये कह रहा है कि इफ अ फंक्शन f is differentiable at a point C, then it is also continuous at that point। आपसे कह रहा है अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल दिया गया है तो कहने की जरूरत ही नहीं है कि वो 100% कॉन्टिन्यूस होगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। लेकिन इसका वाइस वर्सा नहीं होता। वाइस वर्सा का मतलब इसका विपरीत नहीं होता कि फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है तो ये जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा। इसको भी मैं आपको प्रूफ कराऊंगा एक मॉडुलस फंक्शन का एग्जाम्पल लेकर, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा हम कैसे करेंगे। तो आपको पता है, आपने एक फंक्शन ले रखा है, ठीक है। तो आप फंक्शन एक डिफरेंशिएबल है अगर, तो यहाँ पर सॉल्यूशन देंगे, इफ f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू c, देन क्या होगा, लिमिट क्या होगी, x टेंस टू c f x माइनस एफ सी अपॉन x माइनस सी। ये हमें दिया गया है। ये किसके इक्वल होता है, आप जानते हैं एफ डैश सी के इक्वल होता है, डेरिवेटिव के होता है बेटा, क्लियर है। अब मैं क्या काम करने वाला हूँ, ठीक है। आप जानते हैं मैं दोनों तरफ क्या ले रहा हूँ, लेट, और आपको पता है एफ एक्स माइनस एफ सी दोनों तरफ मैं ले लेता हूँ। तो मैं ये कह रहा था आपको ये पता है कि यहाँ पर x इक्वल्स टू सी नहीं रख सकते आप। x इक्वल्स टू अगर सी रख दिया तो सी से सी कट जाएगा, फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, फंक्शन डिफाइन ही नहीं कर सकते उस पॉइंट पर। तो ये पॉइंट हम नहीं रख सकते। हमने एफ एक्स माइनस एफ सी ले लिया और यहाँ पर x माइनस सी से मल्टीप्लाई कर दी और x माइनस सी से डिवाइड कर दी, ठीक है। और यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर दी और डिवाइड भी कर दी और दोनों तरफ हमने लिमिटिंग वैल्यू ले ली, ठीक है। तो दोनों तरफ हमने लिमिटिंग वैल्यू ली, तो लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, x टेंस टू c एफ एक्स माइनस एफ सी इक्वल्स टू लिमिटिंग वैल्यू x टेंस टू c एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन x माइनस सी, और ये हो जाएगा x माइनस सी। देखो अलजेब्रा ऑफ लिमिटिंग में पढ़ा है आपने पिछले साल, ठीक है। तो लिमिट क्या हो जाती है, अलजेब्रा ऑफ लिमिट में आपने क्या सीखा था, एडिशन है तो प्लस में अलग अलग हो जाती है, सब्ट्रैक्शन है तो भी अलग अलग हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। तो हमने लिमिटिंग वैल्यू सेपरेट कर दी दोनों तरफ। यहाँ पर भी कर देंगे लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन x माइनस सी इंटू लिमिट x टेंस टू c, कितना हो जाएगा ये, x माइनस सी। जब आप यहाँ पर c रखेंगे तो c से c कट जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये तो पूरा 0 हो गया। यहाँ पर देखिएगा लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स ऐसी रहने दो, यहाँ पर x टेंस टू c। अब देखो यहाँ पर फंक्शन c है ही नहीं, बात ध्यान से समझना, यहाँ पर x है ही नहीं, x की वैल्यू c रखोगे तो कहाँ रखोगे, एफ सी आ गया, एफ सी को ट्रांसपोर्ट किया तो देखो ध्यान से लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स, ये ऐसे लिखा और ये जाकर एफ सी हो गया। और ये क्या है, क्या है भैया, कॉन्टिन्यूटी तो है। अबे भाई लिमिटिंग वैल्यू ऑफ ए फंक्शन के इक्वल आ गई। क्या होता है, पढ़ाया नहीं अभी स्टार्टिंग में कि व्हेन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू द फंक्शन ऑफ अ वैल्यू। तो देखो ये क्या है, दोनों में लिमिटिंग वैल्यू है, x टेंस टू c लिखा है, यानी कि लेफ्ट हैंड से भी लिमिट है राइट हैंड से भी लिमिट है, दोनों लिमिटिंग, यानी कि लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के से टेंड कर रही है, इक्वल आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है, देखिए
फंक्शन अगर आपका डिफरेंशिएबल है तो 100% क्या होगा, वो कॉन्टिन्यूस होगा। तो यहाँ लिख देंगे इट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस, ये कॉन्टिन्यूस भी है। बात आई समझ में। लेकिन मैंने कहा था इसका वाइस वर्सा नहीं होगा। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो आप चुपचाप उसे कॉन्टिन्यूस भी ले लेंगे, क्योंकि हमें थ्योरम 3 सिखा रही है और थ्योरम 3 मैंने आपको प्रूव भी करा दी। लेकिन अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो आप वो डिफरेंशिएबल नहीं ले सकते। उसके लिए देखो मैं आपको प्रूफ करता हूँ। एक एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल ये ले लिया कि फंक्शन आपने मॉडुलस एक्स ले लिया, तो आप जानते हैं इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन आपको डिफाइन है मॉडुलस क्या, माइनस एक्स कब होगा, इफ एक्स इज लेस देन 0, और प्लस एक्स कैसे होगा, इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो ध्यान से देखिए, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक है, फटाफट देखो जरा कैसे निकालेंगे। देखो क्या होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ध्यान से देखिएगा। लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव एफ सी माइनस एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। चूंकि यहाँ पर 0 पर टेंड कर रहा है, देखो 0 पर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 0 बनाया तो क्या देख रहे हैं, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो देखो लिमिट बनाएंगे h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 बनाएंगे तो f क्या हो जाएगा, ये 0 माइनस h हो जाएगा, माइनस f 0 हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, x की जगह 0 माइनस h माइनस 0। बात आई समझ में। जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 माइनस h रख देंगे। अब 0 माइनस h रखने से हमें क्या मिला बताओ, 0 माइनस h x से छोटा वैल्यू है, छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है, माइनस x है, तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या बन जाएगा, ये बताओ, माइनस रख देंगे ना, 0 माइनस h रखेंगे तो रखो माइनस x की जगह 0 माइनस h रख दिया, ये तो 0 बन गया और ये माइनस h बचा वही है। ठीक है, 0 पर 0 हो गया क्योंकि x पर थोड़ा डिफाइन है, 0 माइनस h है। ठीक है, तो 0 आ जाएगा, x की जगह 0 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा, प्लस h अपॉन माइनस h कट गया और इससे वैल्यू कितनी आ गई इसकी, -1। ठीक है, अब फटाफट देखिएगा इसकी राइट हैंड लिमिट भी देख लेते हैं बेटा। तो देखिए जरा राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस में 0 ले लूँ हम डायरेक्टली, एफ एक्स माइनस f0 अपॉन h होता है। अच्छा x माइनस 0 ले लो सीधे, चलो हाँ जी, यस x माइनस 0 ले लो। ठीक है, तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन कितना हो गया, 0 प्लस h माइनस 0। तो आपको साफ दिख रहा है 0 प्लस h है यानी कि 0 से बड़ा है तो x रहेगा, तो लिमिट फंक्शन क्या हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा 0 प्लस h यानी कि h हो गया अपॉन h, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया, तो क्या आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 h अपॉन h आ गया, h से h कट गया, 1 आ गया। तो इसकी राइट हैंड डेरिवेटिव भी कितना आ गया, 1 आ गया, और इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा, -1। तो आपको साफ दिख गया कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव। और हम जानते हैं कि जितने भी मॉडुलस फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, जल्दी बताओ, सारे के सारे मॉडुलस फंक्शन क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। तो देखो ये कॉन्टिन्यूस तो है बट ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे f इज नॉट डिफरेंशिएबल, f जो है डिफरेंशिएबल नहीं है। बात आई समझ में बेटा। तो ये था आपके सामने इसका इंट्रोडक्शन। अभी तक का जो हमने सीखा है वो हमने क्या सीखा है कि डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट क्या होती है वो हमने आपको बताया। ठीक है, मीनिंग ऑफ द डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट क्या होता है, ये हमें एक यूनिक टेंजेंट देता है। उसके बाद हमने थ्योरम सीखी कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूस भी होगा, वो हमने प्रूफ किया। और उसके बाद हमने आपको ये भी बताया अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा।
ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के पार्ट में हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो आज के पार्ट को बहुत अच्छे से समझिएगा और टुमारो वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर पार्ट जिसमें हम करेंगे कुछ डिफरेंशिएबल फॉर्मूले के बारे में जो कि एल्जेब्रिक है फॉर्मूले, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ हम एल्जेब्रा ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी सीखेंगे जो कि हमने सीखा था। आगे नेक्स्ट हम डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन के लिए चेन रूल सीखने वाले हैं, ये लास्ट होगा चेन रूल थ्योरम नंबर 4, बहुत अच्छे से सीखेंगे एंड देन वी विल प्रोसीड टू द एक्सरसाइज। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद कक्षा केंद्र। जय हिंद।